जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 ये 26 का मॉडल पेपर आप लोगों का है। आपको बता दें, यहाँ पर हम इसमें डालना भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम टाइटल में डाले हुए हैं। कंप्लीट इंग्लिश क्लास 12th का आप लोगों का चलेगा मॉडल पेपर 13। आज 13वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 12 मॉडल पेपर हो चुके हैं और अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल मॉडल पेपर ही आपके लिए पर्याप्त है। सारे मॉडल पेपर पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कंप्लीट सिलेबस आपका तैयार हो रहा है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एग्ज़ाम में यहीं से आएगा। ऐसी सीरीज़ को आप लोगों को लेकर के आया हूँ। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या कह रहा है। जिसमें हम लोग देखें अगर पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए जो कि रीडिंग होता है यानी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेनी पीपुल कंप्लेन, कई लोग शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि अत्यधिक कार्य करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे मामलों में अधिकांशतः द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी। जो कमजोरी आती है वो अधिकतर मूर्खतापूर्ण ढंग से ऊर्जा बार बार नष्ट करने से होती है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखते, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के कार्य करना सीखना चाहिए। टू बिकम एनेक्सियस आर एक्साइटेड, मतलब चिंतित होना या उत्साहित होना। आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, या फिर आवश्यकताहीन चीज़ों पर बहुत अधिक चिंतित होना। इज़ टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन, एक खराब स्वास्थ्य को या कमजोरी को आमंत्रित करना है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, मतलब कार्य हो वो चाहे दिमाग का हो या शरीर का हो, इज़ बेनिफिशियल, लाभदायक होता है। एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्य प्रदाता होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद ए स्टेडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वह व्यक्ति जो दृढ़ता और शांत भाव से कार्य करता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है, हो जाता है। एंड वरी, और सभी टेंशन से मुक्त हो जाता है। एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, और अपने दिमाग को सबके लिए अत्यधिक स्पष्ट रखता है। बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, लेकिन जो कार्य उसके हाथ में होता है, विल नॉट ओनली एकम्प्लिश, और न केवल उस कार्य को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, फार मोर देन द मैन, उस व्यक्ति की अपेक्षा और अधिक अच्छे तरीके से, हु इज़ ऑलवेज हरीड, जो हमेशा शीघ्रता में होता है, जल्दीबाजी में होता है। एंड एनेक्सियस, और चिंतित होता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वह अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखता है। ए बून, एक ऐसा वरदान, हुइच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसे लोग बहुत शीघ्रता से गंवा देते हैं। फॉरफिट्स मतलब गंवा देना। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का पैसेज था बच्चों। इसके बाद में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, अधिकांश लोग किस बारे में शिकायत करते हैं, कौन सी चीज़ की शिकायत करते हैं। तो मेनी पीपुल कंप्लेन, अधिकांश लोग शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि वह अत्यधिक कार्य के कारण टूट चुके हैं, अर्थात कमज़ोर हो गए हैं। ऐसा ही तो लोग कहते हैं कि भैया बहुत काम पड़ा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा थकान आ गई है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बी नंबर पूछ रहा है, व्हाट इज़ द काज ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब कि कमजोरी का कारण क्या है, ब्रेकडाउन का कारण क्या है। तो द काज ऑफ ब्रेकडाउन इज़ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, मतलब जो
का मतलब बीमारी का या कमजोरी का कारण है वो मूर्खतापूर्ण ढंग से ऊर्जा बर्बाद करना है, एनेक्सिटी चिंता करना, एक्साइटमेंट मतलब उत्सुकता, एंड वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स और आवश्यकताहीन चीज़ों पर मतलब बेकार में चिंता करना क्या है, बीमारी का कारण है, कमजोरी का कारण है। सी नंबर कह रहा है हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, कौन अपना स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम होगा। तो कौन होगा भैया, द मैन हु कैन वर्क विद ए स्टेडी एंड काम परसिस्टेंसी, मतलब वह व्यक्ति जो दृढ़ता और शांत भाव से कार्य करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एनेक्सिटी एंड वरी, सभी प्रकार की चिंताओं से स्वतंत्र हो जाता है और रहता है, विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, वह अपना स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम होगा, समर्थ होगा। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज़ यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, मतलब उपयोगी और स्वास्थ्य प्रदाता क्या है, स्वास्थ्य देने वाला क्या है। तो भैया वर्क है, काम है, जो कि उपयोगी भी होता है और स्वास्थ्य देने वाला भी होता है। वेदर आप ब्रेन और बॉडी, चाहे वो दिमाग का काम हो या फिर शरीर का काम हो, इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, लाभदायक और स्वास्थ्य देने वाला होता, अच्छा स्वास्थ्य प्रदाता होता है। ई नंबर में देखिए, ई नंबर में 3 क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ई वाले में क्या पूछ रहा है, ई वाले में कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ है लॉस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का खो जाना। तो बच्चों ब्रेक डाउन कई बार इस पैसेज में आया है, तो द वर्ड ब्रेक डाउन मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, जो ब्रेक डाउन शब्द कई बार आया है इसका अर्थ क्या होता है, स्वास्थ्य को खो देना। फिर दूसरे में कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड कर्स, कर्स का अपोजिट पैसेज में कौन सा शब्द है। तो सबसे लास्ट लाइन याद कीजिए, पैसेज में एक शब्द बून दिया गया है, बून मतलब वरदान और कर्स मतलब अभिशाप। तो बून, द वर्ड बून इज अपोजिट टू द वर्ड कर्स, कर्स का विलोम शब्द क्या है, तो बून शब्द यानी कि आशीर्वाद या वरदान लिया गया है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ड कंप्लीट, कंप्लीट का एडवर्ब फॉर्म बताइए, एडवर्ब लिखना है। कंप्लीट क्या है, तो ना वर्ब है, मतलब कंप्लीट मतलब होता है पूरा, और इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है कंप्लीट का, तो कंप्लीटली होता है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण तरीके से या पूर्ण रूप से। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले सेक्शन को कंप्लीट किया और इस पहले सेक्शन में 15 नंबर के क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेक्शन 2, जिसमें कह रहा है राइट एन आर्टिकल, यानी सेक्शन बी जो होता है ये राइटिंग वाला होता है। तो इसमें राइटिंग स्किल में क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब किसी भी टॉपिक पर आप एक एस्से लिखिए, आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से लेकर के 150 शब्दों में आपको लिखना है। अब क्या है, जैसे पहला हेडिंग है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जिसका अर्थ हम लोग कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी की समस्या, और प्राइस राइज इन आवर कंट्री, हमारे देश में कीमत वृद्धि की समस्या, इस पर हम लोगों को लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन पर। क्या है बच्चों, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। द फ्रेज नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जो ये आपका वाक्यांश है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इज़ ए टाइमलेस प्रोवर्ब, एक बहुत लंबे समय से कहावत है। दैट अंडर स्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नीड, जो आवश्यकता के महत्व को क्या करता है, अंडर स्कोर अर्थात कम आंकता है, एंड इनोवेशन और नवाचार को देखता है, इन ड्राइविंग ह्यूमन प्रोग्रेस, मानव विकास मानव उन्नति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। व्हेन वी आर फेस्ड विद ये प्रॉब्लम और ये चैलेंज, जब हम किसी एक समस्या या चुनौती का सामना करते हैं, वी आर कंपेल्ड टू थिंक क्रिएटिवली,
तो हम रचनात्मक रूप से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कॉम्पेल्ड मतलब मजबूर हो जाना। एंड डिवाइज नॉवेल सॉल्यूशंस, और हम श्रेष्ठ समाधान की खोज करने लगते हैं। दिस इज द जीनियस ऑफ इन्वेंशंस, ये जेनेसिस ऑफ इन्वेंशन मतलब ये आविष्कार का एक तरीका है। व्हिच हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड वी लिव इन, जो इस संसार का निर्माण करता है जिसमें हम रहते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री मतलब इतिहास से अगर देखें तो नेसेसिटी हैज़ बीन द कैटालिस्ट फॉर काउंटलेस ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस, मतलब आवश्यकता, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक कह सकते हैं। आवश्यकता एक उत्प्रेरक बनी है अनगिनत, जो कह सकते हैं मुश्किल आविष्कारों का एक क्या हुआ है, उत्प्रेरक के रूप में आवश्यकता बनी है। द व्हील मतलब जैसे कि पहिया, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, वाज इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स, भारी वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सुविधाजन्य बनाने के लिए क्या हुआ है, पहिए का आविष्कार उदाहरण स्वरूप हुआ। व्हाइल द इंटरनेट वाज क्रिएटेड, जब इंटरनेट का निर्माण किया गया, टू इनेबल रैपिड कम्युनिकेशन मतलब शीघ्र या तीव्र संचार को व्यवस्थित करने के लिए। सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, ठीक इसी प्रकार से वैक्सीन का विकास एंड मेडिसिन्स और औषधियों यानी दवाइयों का विकास हैज़ बीन ड्राइवन बाय द नीड टू कम्बैट डिसीज़, मतलब रोगों को पराजित करने के लिए ही मेडिसिन यानी दवाइयाँ और वैक्सीनों का क्या किया जाता है, आविष्कार विकास किया जाता है। एंड इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आविष्कार किया जाता है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, वी फेस न्यूमरस चैलेंजेस, हम अनगिनत, न्यूमरस मतलब अनगिनत या असंख्य कह सकते हैं, हम असंख्य चुनौतियों का सामना करते हैं। सच एज क्लाइमेट चेंज, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड इनइक्वालिटी और असमानता की चीज़ों का। इट इज़ आवर नेसेसिटी टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, मतलब क्या है कि एक नवाचार या नए नए समाधान खोजना हमारी आवश्यकता है टू दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं का। एंड दिस इज़ हाउ वी विल प्रोग्रेस एज ए सोसाइटी, और यही तरीका है कि जिससे हम एक समाज के रूप में अपना विकास, अपनी उन्नति कर पाएंगे। बाय एम्ब्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, इस नवाचार की आत्मा को देखते हुए, एंड क्रिएटिविटी और रचनात्मकता को, इसका बल देखते हुए, वी कैन ओवरकम सीमिंगली इन सरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स, हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी आसानी से जीत सकते हैं, पार कर सकते हैं। एंड क्रिएट ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल, और सब के लिए एक चमकदार या एक कह सकते हैं बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद में है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, आप किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, विद्युत आपूर्ति की बार बार कटौती के बारे में लिखिए, इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं, और पत्र इधर से लिखा जाता है, आपको पता है। तो 246 गोमती नगर लखनऊ, ये आपका लोकेलिटी होगा, आपका पता होगा। डेट जो भी हो आप परीक्षा वाली तिथि पर ही डालना, तो 10/11/2025। इसके बाद में मतलब अभी तो हम कोई भी डेट डाल दे रहे हैं। अब यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, टू द एडिटर अमर उजाला लखनऊ। अब इसमें क्या है जिसको लिखना था, अब उसके बाद में यहाँ पर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न एंड फ्रस्ट्रेशन, मैं अपने गहरी चिंता और झुंझलाहट यानी क्रोध को प्रकट करने के लिए लिख रहा हूँ। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में जो बार बार विद्युत आपूर्ति की कटौती की जाती है विद्युत आपूर्ति की कटौती की जाती है, उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ।
डिस्पाइट न्यूमरस कंप्लेंट्स, मतलब अनगिनत शिकायतों के बावजूद भी द सिचुएशन हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, इस स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। एंड वी आर फेसिंग प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स, और हम बहुत लंबे समय से विद्युत कटौती की समस्या को झेल रहे हैं। डिसरप्टिंग आवर डेली लिव्स, जो हमारे प्रतिदिन के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। और क्या है बच्चों, द इरेगुलर सप्लाई इज अफेक्टिंग स्टूडेंट्स, अनियमित आपूर्ति छात्रों को प्रभावित कर रही है। वर्किंग प्रोफेशनल्स, कार्य करने वाले व्यवसायियों को प्रभावित कर रही है। एंड स्मॉल बिजनेसेस, और छोटे व्यापार को भी प्रभावित कर रही है। काजिंग इनकन्वीनियंस एंड फाइनेंशियल लॉसेस, जिसमें उनको क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है और आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। द पावर डिपार्टमेंट्स इन एक्शन इज अनएक्सेप्टेबल, विद्युत विभाग का जो ऐसी क्रियाहीनता है, अर्थात कह सकते हैं कि कोई भी कार्य ना करना, बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। एंड आई अर्ज देम टू टेक इमीडिएट एक्शन टू रिजॉल्व दिस इशू, और इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं उनसे निवेदन, तो तत्काल प्रभाव से समाधान करने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ, योर न्यूज़पेपर विल हाईलाइट दिस इशू, कि आपका समाचार पत्र इस समस्या को समाधान करेगा या प्रकाशित करेगा। एंड ब्रिंग इट टू द अथॉरिटीज़ अटेंशन, और इस पर अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करेगा। सिंसियरली मतलब भवदीय XX, यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है। मान लो आप इसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसे लिख देना अथवा में क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर, यानी पोस्ट ऑफिस विभाग के डिविजनल ऑफिसर को एक पत्र लिखिए। किस लिए, टू ओपन ये न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन, अपने शहर में एक नया कस्बा मतलब एक नया पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए। अब देखिए 26 पूरब गली, धानेपुर, गोंडा, डेट 10/11/2025। आप सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पर नंबर क्यों लिख दे रहे हैं, तो ये नंबर जो है बाबू, ये नंबर आपका मकान नंबर होता है। क्या होता है, मकान नंबर होता है, जो आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में मामला क्या है, तो टू द किसको लिखना है, तो टू द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस गोंडा उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं, सर यानी श्रीमान जी या मैडम यानी श्रीमती जी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन आवर टाउन। मैं आपसे निवेदन करते हुए लिख रहा हूँ कि आप हमारे शहर में एक नया पोस्ट ऑफिस का ब्रांच खोलने के लिए विचार करें। द एग्जिटिंग पोस्ट ऑफिस इज ओवरबर्डन, जो उपस्थित डाकघर है उस पर भार बहुत है। एंड द सर्विसेज आर इनएडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, और इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, और सेवाएं अपर्याप्त हैं। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द रेसिडेंट्स, यहाँ के निवासियों की बढ़ती हुई आशाओं को, मांगों को देखते हुए। ए न्यू पोस्ट ऑफिस विल ग्रेटली बेनिफिट द रेसिडेंट्स, एक नया डाकघर यहाँ के निवासियों को बहुत अधिक लाभ पहुँचाएगा। स्पेशली स्टूडेंट्स, विशेष रूप से छात्रों को। वर्किंग प्रोफेशनल्स मतलब का व्यवसायियों को। एंड स्मॉल बिजनेसेस, और छोटे छोटे व्यापारियों को। बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू पोस्टल सर्विसेज, जो पोस्टल यानी डाक विभाग की सेवाएं हैं उनको आसानी से प्राप्त करने की सुविधा को प्रदान करेगा। सेविंग टाइम एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल इफ़िशियंसी, मतलब समय को बचाने में और कुल मिलाकर के उनके पूरे प्रभाव को, पूरे लाभों को लाभ देगा। आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर आवर रिक्वेस्ट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस निवेदन को विचार करें। एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स
टू ओपन ए न्यू पोस्ट ऑफिस इन आवर टाउन, और हमारे शहर में एक नया डाकघर खोलने के लिए आप तत्कालिक या आवश्यक कदम उठाएं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इस मामले पर आपका ध्यानाकर्षण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में क्या कह रहा है, सिंसियरली मतलब भवदीय XX, यानी कि आपको नाम यहाँ पर भी नहीं लिखना है। इसके बाद में अब शुरू होता है सेक्शन C, यानी कि ग्रामर वाला सेक्शन। तो एक बार सभी लोग क्लास को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सेक्शन C में क्या है, ग्रामर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें आपका पहला क्या कह रहा है, तो इसमें आपका कह रहा है कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ों का या वस्तुओं का डार्क साइड अर्थात ब्लैक पक्ष यानी कि अंधकारपूर्ण पक्ष, निराशाजनक पक्ष देखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो क्या उसे ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, या ब्राइटन कहेंगे, या ब्राइटान कहेंगे, या फिर पेसिमिस्ट कहेंगे। तो बच्चों जो मतलब निराशावादी होगा तो निराशावादी का होता है पेसिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। तो जो हमेशा नकारात्मक पक्षों को ही देखता है उसे क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं B नंबर क्या कह रहा है। तो B नंबर कह रहा है कि द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, मतलब पिक होल्स इन का वाक्यांश का अर्थ क्या है। फाइंड फॉल्ट विथ मतलब गलती ढूंढना, या टू इंसल्ट समवन किसी को बेइज्जती करना, या टू पंक्चर मतलब किसी में छिद्र कर देना, या फिर टू अटैक हमला करना। तो बच्चों पिक होल्स इन का मतलब होता है कि किसी में कमी ढूंढना अर्थात उसकी गलतियों को ढूंढना। C नंबर क्या कह रहा है, C नंबर कह रहा है द सिनोनिम ऑफ सेवर इज। सेवर का सिनोनिम्स क्या है, नाइस होगा, या फिर एक्यूट होगा, या क्यूरियस होगा, या एक्सीडेंटल होगा। नाइस मतलब अच्छा होता है, नाइस का मतलब क्या होता है, अच्छा, और क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक। और अगर हम लोग बात करें एक्सीडेंटल तो इसका होता है दुर्घटनावश, दुर्घटनावश। और सेवर का अर्थ होता है कठोर। सेवर का अर्थ क्या होता है, तो कठोर होता है, और इसमें एक्यूट का अर्थ भी कठोर होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर D, इसका 4 का D कह रहा है ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। वह एक यूनियन का सदस्य है। व्हिच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। ऊपर के वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है, मेंबर में, या फिर ऑफ में, या फिर एन में, या फिर यूनियन में। तो बच्चों देखिए यूनियन, यूनियन जब आप हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, और या अक्षर क्या है, या अक्षर आपका हिंदी के अनुसार कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इसलिए इसके पहले एन नहीं ए लगना चाहिए। तो यहाँ पर एरर है, तीसरे विकल्प में एरर है। अब इसके बाद में देखते हैं ई नंबर। तो ई नंबर में कह रहा है द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, मतलब आधुनिक का विलोम क्या है, ओल्ड होगा, या एंशिएंट होगा, या फिर प्रेजेंट होगा, या आउट ऑफ डेट होगा। बच्चों मॉडर्न का एंशिएंट होगा यानी कि प्राचीन, ओल्ड मतलब पुराना होता है, आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी भी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदलिए। दो दिया जाएगा, किसी एक को बदलना होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कृपया मुझे अपनी किताब 2 दिन के लिए दे दीजिए। तो देखिए प्लीज़ लगा है, और दूसरी चीज़ ये इम्परेटिव है, तो क्या करेंगे बच्चों, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी
प्लीज़ हट गया जब रिक्वेस्ट लग गया। अब टू लगाएंगे, टू गिव मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंजिंग होगा सब्जेक्ट से तो हिम हो जाएगा। हिम योर सेकंड पर्सन का है, चेंजिंग होगा मी से तो माई हो जाएगा। बुक फॉर 2 डेज, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 डेज। इसके बाद में दूसरा नंबर क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच है व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, और ये क्या है आपका, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो क्या करेंगे, दे होना चाहिए, दा नहीं, दे आस्क्ड अस, सेड टू को आस्क्ड में बदलो। प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो इसी प्रश्नवाचक शब्द को कंजक्शन बना लो व्हाई। अब असर्टिव बदलना है तो यू की चेंजिंग होगी अस से। यू है अस है ऑब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट होता है वी, तो वी हो जाएगा, आर का वियर हो जाएगा वी के अनुसार। नॉट प्लेइंग यानी दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग। इसके बाद में बी नंबर पर क्या कह रहा है, तो बी वाले में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नीचे दिए गए वाक्य में से किसी भी एक को आप क्या कीजिए, निर्देश के अनुसार जोड़ना है। जैसे द सन रोज, सूर्य निकला। द बॉयज़ वेंट टू स्कूल, लड़के स्कूल चले गए। इसको बनाना है सिंपल में। ये आपका एक चैप्टर होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस वाले से ये आप लोगों का लिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि द सन हैविंग राइजन, मतलब सूर्य निकलने के बाद। इसमें आपको एक एब्सोल्यूट पार्टिसिपल पढ़ाया जाता है या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ पढ़ाया जाता है, ये उसी का है। तो क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन द बॉयज़ वेंट टू स्कूल, सूर्य निकलने के बाद लड़के स्कूल चले गए। अथवा क्या करना है, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्या करेंगे, दो मतलब यद्यपि, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, फिर भी वह बेईमान नहीं है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह बेईमान नहीं है, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके बाद में सी नंबर में कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए। ये आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उस वाले से है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली टॉपिक से है। और इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है बिसाइड्स बीइंग, ये प्रॉमिस, एक वादा करने के अतिरिक्त, यू केप्ट इट, तुम इसे पूरा करो। मतलब अगर आप वादा कर रहे हैं तो उसे पूरा भी कीजिए, कंपाउंड में बदलना है। तो भैया मेक ये प्रॉमिस, एक वादा करो, एंड यू केप्ट इट, और तुम इसे पूरा भी किया। मतलब तुमने एक वादा किया और इसे पूरा भी किया। अथवा मान लो उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना। डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। किस में बनाना है, तो इसे आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में आपकी सहायक क्रिया वाज या फिर वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए लेटर एक वचन है तो वाज कर लेंगे, वाज ए लेटर। अब नाट यहाँ पर लगा है तो आप भी लगा दीजिए, नाट राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस प्रकार से आपका पैसिव बन गया। डी नंबर पर कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी भी एक वाक्य को आप क्या कीजिए, सही कीजिए। जिसमें क्या कह रहा है, बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, एक छुट्टी का दिन होने के कारण हम स्कूल नहीं गए। भैया छुट्टी का दिन था तो हम स्कूल गए ही नहीं। तो क्या करेंगे, इट बीइंग ए हॉलीडे, मतलब यह एक छुट्टी का दिन था, इसमें इट लगना चाहिए क्योंकि एक छुट्टी का दिन था तो इसमें सब्जेक्ट इट होगा। और दूसरे में क्या है कि वी डिड नॉट गो टू स्कूल, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। तो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल यानी कि पहले सब्जेक्ट के बाद में, पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना होगा। तो इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपका हो गया करेक्ट फॉर्म। अब दूसरा कह रहा है कि इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस है, प्रोबेबल कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, तो प्रोबेबल कंडीशन है। इसके हिंदी वाक्य में दो के दोनों उपवाक्य
क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी में बनता है तो यदि या अगर वाला उपवाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और तो या तब वाला उपवाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला आप इफ़ वाला बना दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम, और आपका बन गया, करेक्ट हो गया। अब इसमें ई वाले में कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। नीचे दिए गए किस शब्दों के किसी भी जोड़े को अपने वाक्य में, योर आउन सेंटेंस, अपने खुद के वाक्य में जोड़िए, टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग, उनके अर्थों में अंतर लाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जोड़ा है इसमें एक्सेस और एक्सेस। इस एक्सेस का मतलब होता है उपलब्धि या प्रचुरता, और इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। दूसरे एक्सेस का मतलब है अधिकता और पहले का है उपलब्धि। तो द इंटरनेट एक्सेस इज़ वेरी स्लो इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता बहुत धीमी है। तो इस प्रकार से आपका पहला एक्सेस हो गया। और दूसरे में एक्सेस फूड इज़ हार्मफुल, मतलब कि अधिक भोजन भी क्या है, नुकसानदायक होता है। अब इसमें कह रहा है कैरियर और कैरियर। पहले कैरियर का मतलब होता है कार्यकाल। पहले कैरियर का मतलब क्या होता है, कार्यकाल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द पोस्टमैन नेवर सा द एड्रेस ऑफ गॉड इन हिज कैरियर। पोस्टमैन ने यानी डाकिया ने अपने कार्यकाल में कभी भी भगवान के पते को नहीं देखा था। और दूसरे एक्सेस का मतलब होता है, दूसरे कैरियर का मतलब होता है बच्चों क्या, तो वाहक होता है, यानी कि ले जाने वाला। तो कह रहे हैं द कैरियर ट्रूप टुक द सोल्जर्स, यानी जो कैरियर ट्रूप था अर्थात जो ले जाने वाली गाड़ी थी वो सैनिकों को ले गई। इस प्रकार से दोनों में अंतर हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करो। प्राचीन काल में, इन एनिशियंट टाइम, विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। तो ए किंग रूल्ड इन दिस कंट्री एज विक्रमादित्य, या ऐसे देख लीजिए, देयर वाज ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य हु रूल्ड दिस कंट्री। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आज भी लोग वह बड़ा न्यायी राजा था। तो ही वाज वेरी जस्ट किंग, ही, या फिर ही वाज ए जस्ट किंग। और क्या है, और कहा गया कि आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं, यानी पीपुल प्रेज्ड हिज जस्टिस टुडे। या इसमें क्या है, तो ऐसा भी इवन टुडे मतलब आज भी, पीपुल प्रेज हिज जस्टिस, लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वन डे सम बॉयज वीआर प्लेइंग इन ए नियर बाई फॉरेस्ट, मतलब वन डे सम बॉयज ऑफ ए विलेज वीआर प्लेइंग इन ए नियर बाई फॉरेस्ट। वहाँ उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। तो देयर दे सा ए हीप ऑफ सॉइल, जो पत्थर से ढका था, which was covered with stone, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। तो वन बॉय ऑफ देम, मतलब वन बॉय ऑफ देम यानी उनमें से एक लड़का, सैट डाउन ऑन ए स्टोन, मतलब उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। मतलब ब्रिंग योर केसेस टू मी, मैं न्याय करूँगा। आई विल जस्टिस, ठीक है, आई विल जज देम या आई विल जस्टिस। इस प्रकार से आपका सेक्शन सी अर्थात ग्रामर वाला सेक्शन समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका लिटरेचर का यानी बुक का चलेगा, और अब तक आप लोग 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। तो बच्चों एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। और अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न से। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पेडलर
कंसीडर द वर्ड एज ए रैट ट्रैप, मतलब चूहेदानी का विक्रेता या वो फेरी वाला उस चूहेदान पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचार करता था, क्यों मानता था। तो देख लीजिए भैया क्यों मानता था। द पेडलर कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, चूहेदानी का विक्रेता या वो घुमक्कड़ व्यक्ति पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में मानता था। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, विश्वास करता था दैट द वर्ल्ड वाज ए ट्रैप सेट, कि ये जो संसार था ये चूहेदानी के रूप में, एक जाल के रूप में था, सेट बाय द पावरफुल टू इंटिस एंड एक्सप्लॉइट द वीक, मतलब शक्तिशालियों के द्वारा लगाया गया था, व्यवस्थित किया गया, जो कमज़ोरों को अंदर बुलाने के लिए और फंसा लेने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए था। जस्ट लाइक ए रैट ट्रैप लर्स रैट्स विद बैट, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी चूहों को चारे से प्रलोभित करती है। एंड वंस काट, और एक बार जब पकड़ लेती है, दे आर ट्रैप्ड फॉर एवर, तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लीविंग देम विथ नथिंग, उनके पास कुछ भी न छोड़ते हुए। मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे तो आप इसे कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा, तो चलिए देख लेते हैं। एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा सबसे अधिक सुंदर भाषा थी इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में। एम हैमेल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा विश्व में सबसे अधिक सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, मतलब सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। एंड दैट इट वाज दियर हेरिटेज, और जिससे कि यह उनकी एक विरासत थी। हेरिटेज मीन्स विरासत। ही इम्फेसाइज्ड, उन्होंने दृढ़ता से कहा दैट दे शुड चेरिश एंड प्रिजर्व इट, कि उन्हें इसका सुरक्षा करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। एज इट वाज द की टू दियर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता और पहचान की चाबी है। एंड वुड ऑलवेज बी ए लैंग्वेज ऑफ लव एंड सॉलिडेरिटी, और मजबूती और प्रेम की उनकी एक हमेशा के लिए भाषा बनी रहेगी। अब बी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, तो बी नंबर पर कह रहा है व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल, बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है। बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है, तो फॉर द एल्डरली पीपुल, मतलब बड़े लोगों के लिए, एल्डरली रैग पीपल, रैग पिकर, जो बड़े कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके लिए गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कूड़े का मतलब जीविका है। ए सोर्स ऑफ इनकम, आय का एक स्रोत है। एंड ए वे टू सर्वाइव, और जीने का एक तरीका है। इट रिप्रेजेंट्स द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग, यह केवल एक जीवन जीने के मतलब या जीवन जीने के अर्थ को प्रस्तुत करता है। प्रोवाइडिंग फॉर दियर डेली नीड्स, उनके प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रदान करते हुए। एंड कॉपिंग विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और जीवन की कठिनाइयों, जीवन की मुश्किलों के साथ चलने के लिए। गिविंग देम ए सेंस ऑफ पर्पस, जो उन्हें उद्देश्य की एक समझ को देते हुए ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराती है। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में कर लेना। और अथवा वाले में क्या कह रहा है बच्चों, तो अथवा वाले में कह रहा है हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, कब लेखक कैसा महसूस करता है, मतलब ठीक बेहोश होने के ठीक पहले लेखक ने कैसा महसूस किया, जब बेहोश हो रहा था उसके ठीक पहले उसने क्या महसूस किया। तो भैया द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करता है ए सेंस ऑफ फियर, मतलब डर का एक भाव, पैनिक मतलब घबराहट, एंड डिस्पेयर और निराशा, जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश होने के ठीक पहले। लेखक बेहोश होने के ठीक पहले डर, घबराहट और निराशा के भाव को महसूस करता है। एज ही इज ग्रिप्ड बाय द पैरालाइजिंग ग्रिप
ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब वह, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाटर होना चाहिए। जब वह वाटर के यानी पानी के एक संज्ञा शून्य करने वाले जकड़ में फंस गया, एंड हिज बॉडी इज शटिंग डाउन, और उसका शरीर धीरे धीरे कार्यशील यानी निष्क्रिय हो रहा था, मेकिंग हिम हेल्पलेस, उसे असहाय बनाते हुए, एंड वल्नरेबल, और दयनीय बनाते हुए, विद ए सेंस ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, जब वो अपने नियंत्रण के समझ को पूरी तरीके से खो रहा था, उसके बारे में बताया गया है। आंसर नंबर 8 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके लिए कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी भी शब्द का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। जिसमें पहला क्या कह रहा है, ए वाला, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और वहां उन्होंने क्या किया। अब इसका आंसर देखते हैं। तो गांधी जी रीच्ड चंपारण इन 1917, गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे, टू एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, मतलब जो नील किसानों की स्थिति को संबोधित करने के लिए गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे। ही मेट विथ द लोकल लीडर्स, वो स्थानीय नेताओं से मिले, एंड टूर्ड द विलेजेस गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और सूचना इकट्ठा करते हुए गांवों में उन्होंने भ्रमण किया अबाउट द फार्मर्स कंडीशन, किसानों की स्थिति के बारे में। ही देन लेड ए कंपेरिजन टू गैदर एविडेंस, फिर उन्होंने साक्ष्यों को इकट्ठा करने का एक अभियान चलाया, एंड मोबिलाइज द फार्मर्स, और किसानों से संपर्क किया, अल्टीमेटली लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, जो बर्बादीपूर्ण नील रोपण कृषि का एक प्रथा थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने में उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। एंड और ए सिग्निफिकेंट विक्टोरी फॉर द चंपारण मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया कि चंपारण आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण विजय भी प्राप्त कर ली। मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। अब क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर, मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे आपको करना होगा। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप कहानी में जो घुमक्कड़ था अर्थात चूहेदानी का विक्रेता था, उसका चरित्र चित्रण आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं भैया। द पेडलर इज ए वांडरिंग सेल्समैन, जो घुमक्कड़ है वह एक घूम टहल करके बेचने वाला सेल्समैन है, विक्रेता है। कनिंग एंड रिसोर्सफुल, मतलब कि चतुर भी है और संसाधन से पूर्ण भी है। यट इम्पोवर्सीड एंड मार्जिनलाइज्ड, फिर भी वह गरीब है और क्या है, बहुत ही दयनीय है। ही सेल्स रैट ट्रैप्स, वह चूहेदानियाँ बेचता है, एंड अदर स्मॉल गुड्स, और अन्य छोटी चीज़ें भी रखता है। बट इज़ आल्सो ए थीफ, लेकिन वह एक चोर भी है। स्टेलिंग फ्राम दोज, उनसे वो चोरी करता है। हु ट्रस्ट हिम, जो उस पर भरोसा करते हैं, उन लोगों से वह धन भी चुराता है। हिज एक्सपीरियंस हैव मेड हिम साइनिकल, व्यूइंग द वर्ड्स एज रेड ट्रैप, उसके जो दृष्टिकोण है, उसके अनुभव हैं, उसने वह संसार को एक चूहेदानी के दृष्टिकोण से देखने के लिए उसे निर्भर बनाता है। यट फिर भी ही रिटेन्स ए डीप सीटेड डिज़ायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन, वह मनुष्यों के संपर्क में रहने का एक बहुत ही गहरा इच्छा उसकी होती है, बहुत अधिक गहरी भाव होती है। एंड और काइंडनेस मतलब दयालुता होता है। रिवीलिंग ए कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, जो उसको एक मिश्रित और बहुउद्देशीय चरित्र का उसके निर्माण कराता है, के रूप में उसे प्रकट करता है।
अब इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार सभी लोग बाबू लाइक कर दीजिए क्लास को और ज़ोरदार तरीके से इसे आप सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आप करते चलिए, लगे हाथ। क्या करना है, क्लास तो पढ़ ही रहे हैं, यकीन मानिए आपको बेहतर से बेहतर मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। नीचे दिए गए आंसर को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके भी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहे हैं परहैप्स यानी शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में पुनः जीवित सिद्ध हो जाता है। नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें कौन सा पाठ, कौन सा अध्याय पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। तो द अर्थ कैन टीच अस द लेसन ऑफ होप एंड रिन्यूअल, पृथ्वी हमें आशा और पुनर्निर्माण के अध्याय को, पाठ को पढ़ा सकती है। दैट इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रिबर्थ एंड रिवाइवल, तो उस समय भी पुनर्जन्म और पुनः जीवन की एक आशा, एक संभावना बनी रहती है। इसके बाद में अगला देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट रिमेन्स एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है तो उस समय भी क्या जीवित बचा रहता है। तो लाइफ रिमेन्स एलाइव, जीवन जीवित रहता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। एज द अर्थ इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन हमेशा, मतलब पृथ्वी हमेशा जीवन से भरी होती है, एंड विटेलिटी, और महत्व से भरी होती है। इवन इन सीमिंगली बैरन टाइम्स, मतलब सबसे अधिक बंजर समय में भी, मुश्किल समय में भी पृथ्वी ऐसा प्रतीत होती है। सी नंबर क्या पूछ रहा है। तो सी नंबर कह रहा है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। तो द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट, कवि हमसे शांत रहने के लिए कहता है। एंड इंट्रोस्पेक्ट, और आशावादी बने रहने के लिए कहता है। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनते हुए। अलाउिंग आवर सेल्व्स ए मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड काम, हम सबको गंभीर और शांति के एक क्षण में रहने के लिए कहता है। एंड लेटिंग गो ऑफ फॉर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, और जो बर्बादीपूर्ण समय है या अवसर हैं उनसे हमें बाहर निकलने का हमें सुझाव देता रहता है। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, उससे पहले आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए, लाइक और शेयर होता रहे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, नीचे दिए गए किसी भी कविता में, नीचे दिए गए कविताओं के नामों में से किसी एक का आप लोगों को क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। जिसमें है क्या, माई मदर एट 66 है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और आंट जेनिफर्स टाइगर है। तो चलिए देख लेते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। याद कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ 3 सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसी में से कोई ना कोई एक आप लोगों को बोर्ड पेपर में मिल जाएगा। 3 अगर आपका तैयार है तो फिर नो टेंशन, सेंट्रल आइडिया का 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब बाय जॉन कीट्स इज, जॉन कीट के द्वारा रची गई कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी का केंद्रीय भाव है दैट कि ब्यूटी इज इटर्नल, मतलब सुंदरता
आंतरिक होती है। एंड ए सोर्स ऑफ जॉय, और एक क्या होता है, जॉय एंड इंस्पायरेशन, और प्रसन्नता और प्रेरणा का एक स्रोत होता है। द पोएम एक्सप्लोर्स, कविता प्रदर्शित करती है, द आइडिया मतलब ये विचार प्रदर्शित करती है, दैट ब्यूटी की सुंदरता, वेदर फाउंड इन नेचर, चाहे वो प्रकृति में पाई जाए, आर्ट मतलब कला में पाई जाए, और ह्यूमन एक्सपीरियंस या मानवीय अनुभव में पाई जाए, हैज़ द पावर टू अपलिफ्ट, इसके पास उन्नति की एक शक्ति होती है, एंड ट्रांसेंड और परिवर्तनकारी शक्ति होती है, द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानवीय अस्तित्व की सीमा से परे होती है। कैसे परे होती है? प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ परमानेंस, एक अस्थायित्व का समझ प्रदान करते हुए, एंड सोलेस और एकाकीपन का, गंभीरता का, इन एन इम्परमानेंट वर्ल्ड, इस अस्थायी या अस्थिर संसार में भी हमें ऐसी भाव को प्रदान करती है। अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर तो देते रहिए, लेकिन क्लास को लाइक भी करते रहिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी करते रहिए। क्या कह रहा है? व्हाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, चार्ली तृतीय तल फिर दोबारा कभी क्यों नहीं पा सका? तो भैया चार्ली कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, चार्ली दोबारा तृतीय तल नहीं पा सका, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज आउन इमेजिनेशन, ये उसके खुद के कल्पना का एक रचना था, उत्पाद था, वो स्वयं कल्पना उसने किया था। ए टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के तनावों से एक अस्थायी बचाव का तरीका था। द लेवल एग्जिस्टेड ओनली इन हिज सबकॉन्शियस, जो ये मतलब कह सकते हैं स्तर था, तल था, ये केवल उसके अवचेतना में ही था। मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रीलोकेट, इसे पुनः उस स्थान पर लाना असंभव था। लिविंग हिम विद ए सेंस ऑफ लॉन्गिंग, उसे इंतजार के एक समझ में छोड़ते हुए, एंड नोस्टाल्जिया, और दिवा स्वप्न यानी कह सकते हैं कि एक स्वप्नकर्ता के रूप में उसे छोड़ते हुए ऐसा असंभव था। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना। व्हाई डिड द महाराज स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स, भैया महाराज ने बाघों का शिकार करना क्यों शुरू किया? तो द महाराज स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स टू प्रूव हिज एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन रॉन्ग, महाराज ने बाघों का शिकार करना अपने ज्योतिषी भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए शुरू किया था। उनके जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि इनकी मृत्यु बाघ से होगी, तो उसको गलत सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। व्हिच स्टेटेड ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, जो उनके राज्य में जितने भी बाघ थे वो उनके द्वारा, मतलब जो कि कहा गया था, व्हिच स्टेटेड जो कहा गया था, ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, कि वह एक बाघ के द्वारा मारे जाएंगे। एंड टू डिमोन्स्ट्रेट हिज ब्रेवरी एंड कंट्रोल ओवर फेट, और ये भी उनका संकेत करने के लिए था कि उनकी बहादुरी और जो उनके भाग्य पर उनका नियंत्रण है। अल्टीमेटली लीडिंग टू हिज ऑब्सेशन विद किलिंग 100 टाइगर्स, जो उन्हें उनके 100 बाघों के मारने की योजना की ओर ले जाता है। बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है कि व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भैया द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जो मुख्य बर्फ पर विद्यार्थी कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था, वाज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस अंटार्कटिका, मतलब छात्रों को अंटार्कटिका का एक अद्भुत अनुभव करने का अवसर प्रदान कर रहा था। फोस्टरिंग अवेयरनेस, उनमें जागरूकता फैलाना था। अबाउट क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन के बारे में। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण के बारे में। एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द फ्राजिल, और मानवीय क्रियाकलापों पर
जो फ्राजिल इकोसिस्टम मतलब नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में, इंस्पायरिंग देम टू बिकम फ्यूचर लीडर्स एंड चेंज मेकर्स, उन्हें भविष्य निर्माता और परिवर्तनकारी बनने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर देना। व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया? तो भैया सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका भेजा गया बाई हिज फादर, उनके पिता के द्वारा। काहे के लिए? टू स्टडी मेडिसिन, दवाओं के अध्ययन करने के लिए, स्पेसिफिकली सर्जरी, विशेष रूप से शल्य चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए, विद द होप, इस आशा में, दैट ही वुड रिटर्न टू जापान, कि वो जापान लौटेंगे, टू सर्व हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करने के लिए, फुलफिलिंग हिज फैमिलीज एक्सपेक्टेशन, अपने परिवार के आशाओं को पूर्ति करते हुए, एंड सिक्योरिंग दियर फ्यूचर, और अपने भविष्य की सुरक्षा या भविष्य को सुरक्षित करते हुए वापस आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें 12 नंबर क्या कह रहा है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। अब इसमें बच्चों क्या कह रहा है? तो इसमें आप लोगों का कह रहा है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनेमी, द एनेमी पाठ के आधार पर हैना का चरित्र चित्रण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का शुरू हो गया है, सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करते चलिए। क्या कह रहा है? हैना इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल करेक्टर, हैना एक मिश्रित और बहुदिशीय क्या है? चरित्र है, पात्र है। इम्बॉडीइंग बोथ ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज, दोनों रूप में प्रदर्शित की गई है, पारंपरिक जापानी मूल्यों के रूप में भी, एंड डीप सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता की एक गहरी समझ के रूप में भी उसे किया गया है। एज डॉक्टर सदाओज वाइफ, डॉक्टर सदाओ की पत्नी के रूप में, सी इज जेंटल, वह साधारण है, केयरिंग, ध्यान देने वाली है, एंड सपोर्टिव, और मददगार के रूप में है, इंश्योरिंग हर हस्बैंड्स कंफर्ट एंड वेलबीइंग, अपने पति के आराम और अच्छे विचारों को साथ में लिए हुए। हाउएवर, जैसा कि, व्हेन कॉन्फ्रेंटेड विद द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर टॉम, जब वह अमेरिकी सैनिक टॉम के सम्मुख जाती है, हैनाज कंपैशन एंड एम्पैथी ओवरराइड, तो हैना की दया और जो उसकी सहानुभूति है अधिक हो जाता है, हर इनिशियल रिपल्सन एंड नेशनलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, उसकी जो आंतरिक घृणा है उसके ऊपर, एंड नेशनलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स मतलब, और जो उसकी राष्ट्रीय विरोध है, राष्ट्रवादी भावनाओं से ऊपर चली जाती है। सी टेक्स केयर ऑफ टॉम, टॉम का देखभाल करती है, नर्सिंग हिम बैक टू हेल्थ, उसे स्वास्थ्य वापस पाने में उसकी सेवा करती है, एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, रिवील्स हर इनर स्ट्रेंथ, उसकी आंतरिक क्षमता, एंड करेज, और साहस प्रकट होता है। हर करेक्टर सर्व्स एज ए पावरफुल कमेंट्री ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वार, जो मानवीय युद्ध हैं उसमें उसकी जो सत्ता है, उसकी सेवा है, वो प्रकट करती है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, और दया और दयालुता की भावना के महत्व को भी प्रकट करता है। अथवा बी नंबर कह रहा है बच्चों कि व्हिच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी एंड व्हाई, मिस्टर लैम ने डेरी को कौन सी कहानी बताई और क्यों बताई थी? तो देख लेते हैं भैया। मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं द स्टोरी ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को बताते हैं, हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस, जो अपने घर में अपने आप को बंद कर लेता है, आफ्रेड टू लीव, बाहर निकलने से भी डरता है, ड्यू टू हिज डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस, अपने एक भद्दे प्रस्तुतिकरण या रूप के कारण, ओनली टू बी किल्ड बाई ए चांस फॉल ऑफ ए लैडर, जो केवल एक सीढ़ी के गिर जाने के अवसर से मर जाता है। द स्टोरी एम्स टू कन्वे टू डेरी, इस कहानी का लक्ष्य डेरी को समझाना था, दैट हिज सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन, कि जो उसका स्वयं का एक अंतरात्मा का जो एकाकीपन है, फ्यूल्ड बाई हिज बर्न्ट फेस, जो उसके
जले हुए चेहरे से परिपूर्ण है, इज मोर डिबिलिटेटिंग देन द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। दोनों अन्य लोगों की इच्छा से अधिक ये उसको अपंग बना रहा था, अन्य लोगों के बहस से भी अधिक अपंग बना रहा था। मिस्टर लैम्ब होप्स टू इंस्पायर डेरी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हिज सेल। मिस्टर लैम्ब आशा करते हैं कि वो डेरी को उसके अपनी कोठरी से स्वतंत्र होने के लिए, अपनी अवधारणाओं से स्वतंत्र होने में उसको प्रेरित करें। एंड इंगेज विद दिस वर्ल्ड, और इस संसार के साथ सम्मिलित करें। रिकॉग्नाइजिंग हिज आउन वर्थ एंड पोटेंशियल, अपने खुद की क्षमता को पहचानते हुए और अपने कीमत को, अपने मूल्य को पहचानते हुए। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने 13 नंबर का जो हमारा अनसॉल्व पेपर है, मॉडल पेपर है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो एक बार अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इसे आप अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो इसे भी आप लोग बताइए। और अगर कोई पेपर आपको सॉल्व करवाना है तो आप लोग उसमें टेलीग्राम में ज़रूर भेजिए। मिलते हैं फिर अगले पेपर में, अगले मॉडल पेपर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।